हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। बहुत टाइम से बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैम प्लीज ज्योग्राफी को भी स्टार्ट कीजिए। मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि बहुत जल्दी आपको ज्योग्राफी के एमसीक्यू प्लस चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का जो ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप है, हम उसको थोड़ा सा 15 मिनट के अंदर फटाफट हम चैप्टर को थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफी के बारे में। तो ये जो पूरा हम पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसे कि चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो किन के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही है कि मैन और नेचर के रिलेशनशिप में, कि इंसान और नेचर का क्या रिलेशनशिप है, कैसे आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी जो एक स्टडी है, बेसिकली याद रखना है कि सबसे पहले डिसिप्लिन ऑफ नेचर कहा जाता है इसको। तो ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आया है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब इसके दो अप्रोचेस हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक रीजनल अप्रोच है। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी जो मैंने नोट्स बना रखे हैं वो कंप्लीटली मैंने एनसीईआरटी को बेस बना के रखा है, क्योंकि एमसीक्यू के जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, जो एनसीईआरटी के अंदर होंगे वहीं तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे तो आपको पता है किसी भी सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा कंटेंट हो सकते हैं, बहुत कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उसका एंड तो होगा, तो वो एनसीईआरटी को ही बेस मान के आपको उसको पढ़ना है। तो कह रहा है जो फिजिकल और ह्यूमन फेनोमेना आर डिस्क्राइब इन अ मेटाफर्स। मेटाफर मतलब क्या होते हैं? पोएटिक डिवाइसेस होते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में देखा होगा, जिसे हिंदी में हम लोग अलंकार कहते हैं, कि जब पोएट अपने वर्ड्स को खूबसूरत बनाने के लिए जब अलंकार मेटाफर्स को यूज किया जाता है, उसी तरह से फिजिक इसके अंदर भी, जो ज्योग्राफी के अंदर भी जो नेचर को उसने कब मतलब समझा रखा है कि किस तरह से अर्थ का माउथ क्या हुआ, अर्थ के नोज क्या हुए, अर्थ के आर्टरीज क्या हुआ है, ये सब आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है। कह रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। कि ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच जो रिलेशनशिप है ये पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कह रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी द इंटर रिलेशन बिटवीन द फिजिकल एनवायरमेंट एंड सोशल कल्चर एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय द मैन। देखिए फिजिकल एनवायरमेंट जो आपको मिला आपके आसपास है, जिसमें आपके सॉइल, क्लाइमेट, फ्लोरा, फना, वेजिटेशन, ये सब जो आते हैं आपके क्या है फिजिकल के अंदर आते हैं। लेकिन जो सोशल कल्चर एनवायरमेंट है उसके अंदर जो इंसान ने अपने सर्वाइवल के लिए उसको जो मॉडिफाई किया, उसमें बहुत सारी जो खुद की टेक्नोलॉजी, खुद की जो नॉलेज है उसमें उसको पुट किया, और एक अपना आर्टिफिशियल कह सकते हैं कि उसने अपना एक कल्चर क्रिएट किया है। तो वही कह रहा है इसमें कि ध्यान रखना है कि रिलेशन बिटवीन द फिजिकल एनवायरमेंट और जो सोशल कल्चर एनवायरमेंट जो कि मैन के द्वारा क्रिएट किया गया है, ये जो है उसको नेचर से नहीं मिला। जैसे जैसे मैंने अपना नॉलेज उसको आता गया और टेक्नोलॉजी को सीखता गया, उस हिसाब से उसने डेवलपमेंट की, नई नई चीजों को बनाया। तो एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल की हम बात करेंगे, जिसमें आपके लैंड, सॉइल, क्लाइमेट, वेजिटेशन, फ्लोरा, फना, ये सब इसके अंदर आते हैं। अगर हम कल्चर की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, जिसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन, देखो ये नेचर ने आपको नहीं प्रोवाइड किया, आप जरूरत के हिसाब से जैसे जैसे आपको नॉलेज होती गई वैसे वैसे आपने ट्रांसपोर्ट डेवलप किए, कम्युनिकेशन हुए, सेटलमेंट। पहले लोग क्या होते थे, इधर उधर घूमते थे, ठीक है, जहाँ पे उनको खाना मिल गया कुछ दिन रह जाते थे, फिर उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर लिया, फिर उठ के कहीं और चले गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्रॉप को ग्रो करना सीखा, फिर उन्होंने सेटलमेंट्स बनाए, धीरे धीरे वो पूरी तरह से एक जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई। तो ये सब जो है धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान को नॉलेज होता गया, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, उस हिसाब से नई नई चीजों को उन्होंने इन्वेंट किया। आज से सोचिए कि मान लीजिए कि 100-2 साल पहले कोई व्यक्ति कहता कि आप इतने दूर, यानी कि आप इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका, यानी कि इतने दूर आप किसी व्यक्ति से बात कर सकते थे, उसको देख सकते थे, तो शायद कोई ऐसा बिलीव भी नहीं कर सकता। लेकिन आज आपने देखा कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि आप सेकंड के अंदर यहाँ बैठे अमेरिका के लोगों से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो ये सोचिए कि बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन आ गया, क्रांति है, कि मानव ने आवश्यकता के हिसाब से जैसे जैसे वो डेवलप हुआ वैसे वैसे नेचर को समझते हुए उसने बहुत टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। तो अब यहाँ पे 3 कंसेप्ट आपको बेसिकली समझना है। सब तो इंट्रोडक्शन था कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उनके बीच रिलेशनशिप की बात हो रही है। लेकिन जो मेन कंसेप्ट है, आपको 3 यहाँ पे चीजें सीखना है। एक एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जिसको नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहते हैं। दूसरा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। देखिए दोनों में डिफरेंस समझना है आपको, मैं बताऊंगी। एक पहला कंसेप्ट है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जब नेचर जो है ह्यूमन के ऊपर हावी था, यानी कि जो नेचर था वो ज्यादा डोमिनेंस था। मानव नेचर से पहले कितना डरता था, उसको पूजा करता था, और पूजा करने का रीजन उसका फियर था, उसका डर था, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके पास नॉलेज नहीं था, उसके पास एजुकेशन नहीं थी, वो ज्ञान नहीं था। तो मानव किस तरह से प्रकृति से, नेचर से डर कर रहता था। लेकिन जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट आई, एजुकेशन आई, उसने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है,
तो वो किस तरह से नेचर पे हावी होने लगा। पहले नेचर हमको डराता था, फिर ह्यूमन ने नेचर को डराना स्टार्ट किया। लेकिन जब नेचर को डराना स्टार्ट किया तो उसमें भी बहुत सारी कमियां, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आए। तो इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकला, मध्यम मार्ग जिसे कहते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे नियो डिटर्मिनिज्म, या जिसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना है। ये तीन कंसेप्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी में से आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, नेचुरलिज्म ऑफ ह्यूमन, कि नेचर जो था ह्यूमन के ऊपर हावी था। तो चलिए हम पढ़ते हैं, इसको हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों का मतलब सेम है। तो कह रहा है कि मैन इंटरेक्ट विद नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए उसको देखो मैंने रेड से क्या रखा है, ऊपर भी मैंने मार्क करे कि कुछ कि दो अप्रोचेज हैं उसके। ज्योग्राफी इज अ फील्ड ऑफ इंटीग्रेटिव एम्पेरिकल प्रैक्टिकल। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है किनके रिलेशनशिप बताता है, मैन और नेचर का। जितने भी आपको रेड लाइन से देख रखा है, ये मैंने क्यों मार्क करा है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। देखो पूरा मान लो 15 पेज का 10 पेज का आपका चैप्टर होता है, तो 10 के 10 पेज में हर एक लाइन में से एमसीक्यूज नहीं बनते। कुछ ऐसी चीजें होती है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते, या उसमें से कुछ एमसीक्यूज नहीं बन रहे होते। लेकिन कुछ चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट दिखते हैं, तो उसमें से मैंने रेड लाइन जो मार्क कर रखा है वो इसका मतलब है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस पर ज्यादा फोकस करना है। यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही इसी में से क्वेश्चन आएंगे, बट इसमें से एमसीक्यू बनने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। तो वो चीज आप लिखते रहना। बाकी मैं विनिंगस ऐप पे भी इसको पीडीएफ डाल दूंगी, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैन इंटरेक्ट विद द नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मैन है नेचर से कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, किसकी हेल्प से कर सकता है। आपको चार ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता है कि भाई टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो खुद को इंटरेक्ट कर सकता है। कह रहा है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट ही क्रिएट्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या क्रिएट कर रहा है, बट विद द टूल्स ही यूज टू क्रिएट। बट कौन सा टूल वो यूज कर रहा है किसको क्रिएट करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट इन सोसाइटी। देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी कितनी डेवलपमेंट है, ये डिपेंड करता है कि आप कल्चरल सोसाइटी कितनी डेवलप। जैसे अमेरिका को हम डेवलप क्यों कहते हैं, क्योंकि टेक्निकली देखें तो अमेरिका इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि उसकी सभ्यता स्ट्रांग है, उसका कल्चर ज्यादा मॉडर्न है। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली दिखाता है कि आप कितने ज्यादा कल्चरल अपडेट किए खुद को, कितना आप मॉडर्नाइजेशन है, कितने आप अपडेट हुए। कह रहे अंडरस्टैंडिंग द नेचर हेल्प टू क्रिएट टेक्नोलॉजी। देखो सबसे पहले किसी भी चीज को, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमें नेचर को समझना पड़ा कि नेचर क्या है, कैसे काम करता है। जब आप चीजों को समझोगे तो ही आप कुछ क्रिएट कर पाओगे। जैसे कि हम लोग आपको पढ़ाते बेटा पहले चीजों को समझो, देखो समझोगे तो ही कुछ बना पाओगे। पहले मान लीजिए कि मैं आपको चैप्टर में से एमसीक्यूज क्यों बना पा रही हूँ, क्योंकि मैंने चैप्टर को समझा, मैंने चैप्टर को पढ़ा है, चैप्टर को 3-4 बार मैंने स्टडी किया, उस पर नोट्स बनाए। अब मैं इस पे एमसीक्यूज बना सकती हूँ और एमसीक्यू के आंसर भी देने के लायक हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने इसको समझा है। उसी तरह से आप भी क्या करेंगे, पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर उसके नोट्स को देखेंगे, फिर उस पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो उसी तरह से नेचर को समझना जो बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। नेचर क्या है, कैसे काम करता है, और फिर उसके हिसाब से हम अपने आप को अपडेट करेंगे टेक्नोलॉजिकली। तो वही कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द नेचर विद द हेल्प टू क्रिएट टेक्नोलॉजी। तो इसमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा है, मैंने एग्जांपल नहीं लिखा बट यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल देके बता रखा है कि अंडरस्टैंडिंग द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को समझने के बाद ही हम फायर को डिस्कवर कर पाए थे। जब लोगों ने डीएनए को समझा कि डीएनए क्या है, तो बहुत सारे जो डिजीजेस है उसका वो इलाज करने में सफल हुए। जब थर्मल डायनोमिक्स को समझे तो फास्टर प्लेन्स बने। तो जब चीजों को आप समझोगे तो अंडरस्टैंडिंग द नेचर टू हेल्प क्रिएट टेक्नोलॉजी। जब आप तक आप किसी चीज को समझोगे नहीं तब तक आप कुछ डेवलप नहीं कर सकते, कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ बना नहीं सकते। तो वो ये नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। तो नेचर को समझना, उसको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है ताकि आप टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। एंड टेक्नोलॉजी लूजन्स द शक्ल ऑफ एनवायरमेंट ऑफ ह्यूमन बी। देखिए जब तक आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे, आप खुद को मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे, खुद नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक इंसान जो था वो एनवायरमेंट से, नेचर से डर कर रहता था, उनकी पूजा करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे बारिश नहीं हो रही, बहुत सूखा पड़ गया। अब वो लोग, पहले के जो लोग थे, वो ऐसे नहीं सोचते थे कि और इसके क्या अल्टरनेटिव सोर्स हो सकते हैं, हम कैसे और डेवलप कर सकते हैं, क्या अल्टरनेटिव हम पानी के लिए क्रिएट कर सकते हैं। वो क्या करते थे, उनको लगता था कि नेचर जो हमसे खफा हो गया, नाराज हो गया, वो क्या करते थे, पूजा पाठ करने लग जाते थे, उनको मनाने के लिए खुश करने के लग जाते थे। तो बेसिकली कुछ भी करने से पहले वो नेचर से बहुत ज्यादा डरते कि नेचर जो हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, कहीं सूखा ना पड़ जाए, बहुत ज्यादा बारिश ना हो जाए। तो वो इसीलिए वो नेचर से डर कर रहते थे, उनके कंट्रोल में रहते थे, जैसा नेचर चलाता था वैसे वो रहते थे। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होता है तो आपके अंदर फियर होता है, डर होता है, और दूसरा जो पर्सन होगा, यहाँ पे पर्सन मतलब नेचर जो है, वो अपने अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करता चला जाएगा।
तो वो ये द इंटरेक्शन बिटवीन द प्रिमिटिव सोसाइटी पुराने सोसाइटी की बात की गई है। नेचर इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो नेचर जो था वो ज्यादा स्ट्रांग था, ज्यादा डोमिनेंस था। मानव यहाँ पे वीक था। क्यों वीक था? क्योंकि टेक्नोलॉजिकली बैकग्राउंड था, टेक्नोलॉजी तो उसकी बहुत ज्यादा आउटडेटेड थी, पुरानी थी, किसी तरह का उसके पास नॉलेज नहीं था, एजुकेशन नहीं था, नेचर को समझता नहीं था मानव, और इसीलिए वो क्या कहता है, डर कर रहता था। किसी भी इंसान को जब तक आपको चीजें समझ नहीं आती, आपको डर लगता है, आप हमेशा उसे दब के रहोगे, और जो दूसरा पर्सन है वो आपको बहुत स्ट्रांग, शक्तिशाली लगेगा, और आप हमेशा उसके कंट्रोल अंडर में रहोगे। तो पहले जो ह्यूमन था वो इसी टाइप का था, इसीलिए इसको नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहा गया। नेचर देखो, नेचुरलाइजेशन की नेचर ह्यूमन पे ज्यादा पावरफुल था, स्ट्रांग था। लेकिन आपको पता है भैया, मानव है, मानव डरने वाला तो नहीं है। मानव की क्वालिटी होती है कि हर दिन वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है। धीरे धीरे मानव के पास नॉलेज हुई, टेक्नोलॉजी उसने अपने को अपडेट किया, और साथ ही साथ उसने एनवायरमेंट, नेचर को समझ लिया। जब समझ लिया तो उसका डर भी खत्म हो गया, समझ गया। तो अब सेकंड फेज में क्या हुआ? फर्स्ट में मानव डर के रहता था, सेकंड में अब नेचर को कैसे डरा रहा है, नेचर पे कैसे उसने कंट्रोल कर लिया, पूरी तरह से उसने डोमिनेंस दिखा दी है, ठीक है। और जिसका नुकसान भी मानव को ही भुगतना पड़ा है, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, कि अब कौन नेचर पे कंट्रोल कर रहा है? ह्यूमन। पहले नेचर हमसे ज्यादा स्ट्रांग था, अब इंसान जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए नेचर पे, जिसको पॉसिबिलिज्म के नाम से भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिज्म। तो आपको ये याद रखना। कह रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल अंडरस्टूड द नेचर वेल। नेचर को बहुत अच्छे समझने लगे। दे मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज। नेसेसिटी से अब वो किस स्टेट में पॉसिबिलिटी से, इसको पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिज्म आपको याद रखना है। ह्यूमन एक्टिविटी क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप। उसने अपने आसपास बहुत सारे नई नई चीजों को डेवलप किया है। सो इट इज कॉल्ड द पॉसिबिलिज्म। इसमें क्या हुआ कि मानव जो है पूरी तरह से नेचर को उसने वो कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। आपकी बुक में एग्जाम्पल देके बता रखा है। मान लीजिए कि पहले मानव क्या होता था कि बहुत ज्यादा मतलब ठंड पड़ी है, तो ठंड में सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता था, बहुत दिक्कत होती थी, उसको नॉलेज नहीं था कि इस एनवायरनमेंट में कैसे अपने आप को करना है। लेकिन आज आपको पता है कि बहुत ठंड पड़ी है तो क्या करोगे आप? रूम हीटर लगा लोगे, अच्छे से कपड़े पहन लोगे, और आपको उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ठंड का, कोई भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बारिश नहीं हो रही तो भी आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लोगे। तो यहाँ पर मानव ने पूरी तरह से नेचर को समझ लिया, उस पर डोमिनेंस करा, और जिसके कारण कहीं ना कहीं नेचर को नुकसान भी पहुंचा। जैसे कि आप देखो कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, हम चीजों को सीख गए, हमने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर लिया, अब हम बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एक कंफर्ट जी रहे हैं, हमने सब कुछ एक आर्टिफिशियल क्रिएट कर लिया। पहले क्या होता था, पर्टिकुलर मौसम होता था, इस मौसम के अंदर ही ये सब्जी या फल उगेगा, और तब तक हमको वेट करना पड़ता। अब मानव ने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट ही क्रिएट कर लिया है। जैसे मान लो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बट आपने एसी बहुत कम करके अंदर आपने इतना अच्छा माहौल बना रखा है कि बाहर चाहे 50 डिग्री भी पड़ रही हो पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट अपनी सराउंडिंग क्रिएट कर लिया। या बाहर बर्फ पड़ रही हो, आपने रूम हीटर या इतना ज्यादा अपने आसपास ना गर्माहट कर लिया कि बाहर बर्फ पड़ रही हो तो भी उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है या उसका एनवायरनमेंट का जो कहर है वो आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। बट यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो मानव ने क्या करा, इतनी ज्यादा रिसोर्सेज को मिसयूज किया, जिसके कारण आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सब क्या है कि मानव ने जरूरत से ज्यादा जो नेचर को यूज किया, मिस यूज किया। हमें क्या करना चाहिए था कि जब हम देखो वो भी चीज सही नहीं थी कि हम नेचर से बहुत डरते थे, क्योंकि अब तब तक मानव के पास ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, टेक्नोलॉजी नाम की चीज नहीं थी, नेचर को ठीक से समझता नहीं था। तो ठीक है, धीरे धीरे उसको समझने लगे, हम अपने हिसाब से डेवलपमेंट करने लगे, प्रोग्रेस कर रहे, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया अपने आप को। लेकिन उसके बाद जो जरूरत से ज्यादा हम नेचर पे हावी हो गए कि हमने उसी को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, अपना पुराना बदला लेना स्टार्ट कर दिया, वो चीज गलत है। तो इसी को यहाँ पे क्या कहा गया कि उन दोनों के बीच में पहले में नेचर ज्यादा डोमिनेंस था, वो ज्यादा हम पे शक्तिशाली था, वो हमें डराता था। बाद में हमने उसे सीखा, हमने इसको डराना स्टार्ट कर दिया, और हमने नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान करना स्टार्ट कर दिया। अल्टीमेटली नेचर को नुकसान करके हम अपना ही नुकसान कर रहे, ये मानव इस चीज को भूल गया। कहते हैं ना, जब सफलता का नशा चढ़ता है तो इंसान अच्छा बुरा सब कुछ भूल जाता है। तो मानव उस लेवल पे पहुंच गया और खुद को ही अल्टीमेटली वो अपने पैर के नीचे ही जमीन वो खोदने लगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो टेलर थे उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा ना तो फर्स्ट जो है कि नेचर हम पे इतना डोमिनेंस है, वो भी अच्छी चीज नहीं है, और ना ही ये अच्छी चीज है कि हम नेचर के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ करें। उन्होंने कहा एक मध्यम रास्ता हमको अपनाना चाहिए, मिडिल पाथ लेना चाहिए, जहां पे दोनों के बीच की जो पोजीशन है वो बेटर है कि हम नेचर को भी ना डराए, नेचर भी हमको ना डराए, हम बीच में एक रास्ता रखते हैं और फिर हम डेवलपमेंट का रास्ता करते हैं, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया
कि रिसोर्सेज को उतना ही वाइजली यूज करना है, केयरफुली यूज करना है, जिससे कि हमारी डेवलपमेंट भी हो जाए और नेचर को भी हम नुकसान ना पहुंचाए। तो क्वेश्चन आता है ये जो न्यू डिटरमिनिज्म थ्योरी है या जिसको स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म के नाम से जाना था, किसने डेवलप किया? तो इसका आंसर है टेलर ने डेवलप किया। और इन्होंने इसको मध्यम रास्ता है, लेकिन इट्स अ मिडिल पाथ बिटवीन द एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म पॉसिबिलिज्म, इन दोनों के बीच का रास्ता है और ये बेस्ट वे है। कह रहा है कि द कंसेप्ट शो दैट नेदर इज देयर अ सिचुएशन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। एब्सोल्यूट नेसेसिटी का मतलब है जब नेचर है था एंड देयर इज अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, ना तो एब्सोल्यूट नेसेसिटी होनी चाहिए ना एब्सोल्यूट फ्रीडम होनी चाहिए, दोनों के बीच का रास्ता अपनाएंगे तो नेचर को भी अच्छा रहेगा और इंसान के लिए भी वो चीज अच्छी रहेगी। तो वही कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मेन एम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इंसान का क्या होना चाहिए? मेन एम होना चाहिए। कह रहा है कि द न्यू डिटरमिनिज्म मेंटेन बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड नेचर। ठीक है, हम डेवलप हो रहे हैं, अपने आप को अपडेट करें, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, बट नेचर को भी इतना ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए कि एक तरह से हम अपने लिए बाद में हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपको, ये जो तीन थ्योरी है, नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म और जो न्यू है डिटरमिनिज्म, ये तीनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से एक में मानव नुकसान पहुंचा, एक में प्रकृति ने हमको डराया और उनका बीच का रास्ता है। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ अ टाइम। इसमें स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे। तो तीन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है, वेलफेयर स्कूल, रेडिकल स्कूल, बिहेवियरल स्कूल। जो वेलफेयर स्कूल है ये कंसर्न्ड है सोशल वेलबींग से, यानी कि जो पीपल की जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, जिसमें उसका हाउसिंग आता है, हेल्थ आता है, एजुकेशन होता है। देखो किसी भी इंसान को, मानव को बेसिक नेसेसिटी सबसे पहले चाहिए, जिसमें हम पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सब चीजें उसकी बेसिक नेसेसिटी होती है। तो ये वेलफेयर स्कूल क्या आता है कि इंसान के वेलबींग की बात करता है, सोशल वेलबींग की, जिसमें उसको जो बेसिक नेसेसिटी है वो एटलीस्ट उसको मिलना चाहिए। नेक्स्ट है रेडिकल स्कूल। ये क्या कंसर्न करता है? बेसिकली कॉज बताता है हमारे सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है। जैसे हमारे देश में आपको पता है गरीबी एक बहुत ज्यादा हमारा क्रॉनिकल हमारे इंडिया के अंदर है, कि अभी पता है पूरे विश्व में से जो 1/5 पॉपुलेशन है, यानी कि 20% जो लोग हैं वो भारत में ही गरीब पाए जाते हैं। कॉजेस क्या है? इनइक्वालिटी की, पिछड़ेपन के, ये सब चीजें जो बताता है वो रेडिकल स्कूल बताता है। बिहेवियरल स्कूल क्या बताता है? क्या इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरी, यानी कि ये जो एथेंसिटी, रेस, रिलीजन, ये सब के बारे में जो है बिहेवियरल स्कूल बताता है। ये आपको स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफी के अंदर पूछा जा सकता है। भैया सोशल वेलबींग की बात कौन करता है? वेलफेयर। ये वेलफेयर स्कूल जो किसकी बात करता है? रेडिकल स्कूल जो है वो क्या बताता है? ठीक है, बिहेवियरल स्कूल किस चीज से रिलेटेड है? तो ये इसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। तीनों स्कूल्स आपको पढ़ने। अब है कि स्टेजेस थ्रू कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पे हम टाइम पीरियड की बात करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट है कि पीरियड दे रखा है, अप्रोचेस दे रखा है, उसके फीचर्स दे रखा है। यहाँ पे बता रखा है अर्ली कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, सबसे पहले जो कॉलोनियल पीरियड था, यानी कि इसे हिंदी में हम कहते हैं जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आने स्टार्ट हुए थे, बट उन्होंने हमारे ट्रेड पर्पज से स्टार्ट किया था, हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए स्टार्ट नहीं किया था। फिर पढ़ेंगे लेटर कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद इंटर वॉर पीरियड चला, फिर उसके बाद डेवलपमेंट का पीरियड चला। तो हर एक अलग अलग फेजेस आए लाइफ में, तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें डेवलपमेंट हुई, तो वो बता रखा। तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड था बेसिकली क्या, एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर क्या था, ये जो लोग होते थे वो न्यू न्यू एरियाज को डेवलप करते थे, खोजते थे, जहाँ पे उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेड करने की, नई चीजें डेवलप करने की। तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड जो है बेसिकली एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया जो ट्रेडर्स होते थे वो न्यू लैंड खोजते थे। जैसे कि देखा आपने बहुत सारे जो यूरोपियंस थे वो इंडिया आए, इंडिया में क्या देखा उन्होंने? स्पाइसेस देखे, प्रीशियस स्टोन देखे, जब उनको एक अपॉर्चुनिटी लगी कि नहीं इंडिया में हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से चीजें ले आते थे, अपने देशों में बेचते थे। इस तरह से नए नए लैंड्स उन्होंने डिस्कवर किए अपने ट्रेड पर्पज के लिए। लेटर कॉलोनियल पीरियड को रीजनल एनालिसिस कहा जाता है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि पार्ट्स में नहीं पढ़ते, पूरे अर्थ को उन्होंने समझा कि पूरा जो अर्थ है किस तरह से टोटलिटी है। ठीक है, उसको चीज को उन्होंने अंडरस्टैंड किया। तो हर एक फेज में जैसे जैसे उनको नॉलेज की डेवलपमेंट आई, टेक्नोलॉजी के अपग्रेड हुए, तो नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना सीखे उन्होंने। 1930s के दे रखा है, इसमें एरियल डिफरेंशिएशन है। उसमें रीजन फाइंड किया जाता है कि कोई भी जो रीजन है वो यूनिक क्यों है, क्यों यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें है, आखिर उसके पीछे क्या रीजन है। बहुत सारे एरियाज होते हैं बट कुछ एरिया जो है दूसरों से यूनिक होते हैं, तो वो यूनिकनेस क्यों है, इन चीजों को उन्होंने डिस्कवर करने का सोचा। 50 से 60 कह रहा है कि बेसिकली टेक्नोलॉजिकली स्टडी, यानी कि उन्होंने जो भी पढ़ाई की टेक्नोलॉजी उसको उन्होंने अप्लाई करना सीखा। 70s में दे रखा है सोशल पॉलिटिकली रियलिटी विद द हेल्प ऑफ स्कूल। ये जो स्कूल है ऊपर जो वेलफेयर स्कूल पर उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, जिसमें हमने देखा रेडिकल ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर कि इंसान क्या है, उसकी बेसिक जरूरतें क्या है, फिर उसके बाद अगर कोई इंसान डेवलप नहीं हो पा रहा, सोसाइटी पिछड़ीपन है, उसके रीजन क्या है,
ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर उन्होंने समझा। 1990 आपको पता है पोस्ट मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है, जिसके अंदर लोगों ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर ली थी, बहुत नई नई चीजों को सीख ली थी। तो ये आपको पता है एक एक करके फेजेस आए जिसमें नई नई चीजों को उन्होंने सीखा, फिर उसको अप्लाई किया। तो ये सारे जो पीरियड्स उसमें दे रखे हैं। उसके बाद ये सारे आपके एनसीईआरटी की बुक में है, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बता रखा है। नेक्स्ट है कि फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सब फील्ड और उसके डिसिप्लिन। तो यहाँ पे मैंने एक दो बता रखे हैं, जैसे सोशल ज्योग्राफी है, ये क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का एक फील्ड है। उसके सब फील्ड के सोशल ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या आता है, तो सब फील्ड में देखा बिहेवियरल ज्योग्राफी, जैसे ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबिंग हो गया, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। तो ये बता रखा है कि सोशल ज्योग्राफी के कौन कौन से फील्ड, उसमें क्या क्या चीजें आती है, और सब फील्ड के बाद उसमें से भी क्या क्या चीजें आती है। जैसे आपने देखा होगा, हम पहले स्टार्टिंग में सिर्फ हम सोशल स्टडी 9-10 तक पढ़ते थे, फिर उसके बाद क्या होता था, एक आपको पॉलिटिकल साइंस अलग से पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री अलग पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है, सोशियोलॉजी अलग पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी अलग पढ़ाया जाता है। लेकिन अब जब 10th तक होती है तो आपको पूरा एसएसटी के अंदर भी हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, आपको सिविक्स भी पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाता है। बाद में सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे बता रखा है सब फील्ड के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कि हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है तो वो क्या है, हिस्ट्री एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन गया। मेडिकल ज्योग्राफी है तो वो क्या बन गया, एपिडेमोलॉजी बन गया। जैसे कल्चरल ज्योग्राफी है तो एंथ्रोपोलॉजी बन गया। तो ये क्या बता रखे बेसिकली कि किस तरह से जो सब फील्ड है उसके अंदर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट डेवलप हुए, ठीक है। तो यहाँ पे है। उसके बाद आपको जो ज्योग्राफी की डिफाइन कर रखी है वो आपके एनसीईआरटी बुक में प्रॉपर एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप लोग खुद जाके देख सकते हैं। मैंने एक आपको एग्जांपल के लिए बताया कि इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको इसको भी इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि रेडजेल ने कहा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडजेल की क्या इकोनॉमिक डेफिनेशन थी, या ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिंथेटिक स्टडी रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। ये जो सेंटेंस है वो किसके द्वारा कहा गया, बात समझ में आया? तो जो आपने पढ़ा होगा तो ही आप आंसर दे सकते हो ये लाइन किसने कहा था, ये रेडजेल की क्या ज्योग्राफी डेफिनेशन थी। तो मैंने दो लिख दिए, एलएनसी सैंपल का, रेडजेल का, और जो ब्लाश है उसका मैंने नहीं लिखा क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ बेसिकली हमारा एम क्या है, आपको कि एनसीईआरटी बुक आपके पास ऑलरेडी है, बट उसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट्स करना है, इसीलिए हम लोग नोट्स बनवाते हैं। तो मैंने आपको एक फर्स्ट चैप्टर बना के बताया है कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, मेन मेन चीजों को कवर करना है। तो ये जो एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस बने थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से क्वेश्चंस आने की और पॉसिबिलिटीज होती है, बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं कई बार, लेकिन वो आपको ध्यान रखना है कि उसमें से और ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट हार्डली लिया होगा, पता नहीं 10-15 मिनट लिया होगा, इसमें मैंने आपको चैप्टर को बेसिकली जो ऊपर ऊपर से समझाया है कि चैप्टर के अंदर क्या बता रखा है ह्यूमन ज्योग्राफी को। अब हम क्या करते हैं, उस अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड हम लोग थोड़ा एमसीक्यूज देख लेते हैं, क्योंकि जो पढ़ा है उस पर एमसीक्यू तुरंत करेंगे हमारे लिए और ज्यादा आसानी होगा। जैसे मैंने प्रॉमिस भी किया था आप लोगों से कि चैप्टर की थोड़ी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। कह रहा है द टू मेन ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का मेन दो ब्रांचेस क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल, फिजिकल एंड अर्बन, पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री, फिजिकल एंड ह्यूमन। तो इसका आंसर है डी, फिजिकल एंड ह्यूमन। अभी हमने चैप्टर पढ़ा है, इसमें फिजिकल में हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल में हमने पढ़ा था कि लैंड, हमने पढ़ा था ना लैंड, सॉइल, फ्लोरा फना, और दूसरा हमने पढ़ा था ह्यूमन। तो कह रहा है विच ऑफ these scholar define human geography as a synthetic study of relationship between human society and earth surface। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे भैया इसमें से किस स्कॉलर की डेफिनेशन है। तो क्या ये जो पॉल विडाल डे ब्लाश की है, एलएनसी सैंपल की है, रेडजेल की है, ये कार्ल मार्क्स की है। तो अभी आपने देखा इसका आंसर जो है रेडजेल, ऊपर मैंने लिख के बताया था कि उनकी ये डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि नेम ऑफ द स्कूल थॉट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी दैट एम्प्लॉयड अ मार्क्सियन थ्योरी। कि कौन सा स्कूल जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का बताता है कि मार्क्सियन, तो आप बता दूं रेडिकल जो थ्योरी है, रेडिकल थ्योरी जो डी है स्कूल ऑफ थॉट, ये जो है मार्क्सियन थ्योरी को, जिसमें हमने बताया था कि मेन कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, ये जो है उसको बताता है। नेक्स्ट है कि हु यूज फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का को किसने पहली बार यूज किया, इसका आंसर है डी। तो अभी देखा आपने, जिस बच्चे ने अभी चैप्टर को देखा होगा उसको सारे आंसर इसमें से पता होगा। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ दूंगी ताकि आप लोग मुझे कमेंट करके बता सको कितना आपको चैप्टर में समझ में आया। फिर कह रहा है कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न्ड विथ, यहाँ पे ध्यान रखना
कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल, अभी हमने पढ़ा ना 3 स्कूल, वेलफेयर स्कूल पढ़े थे, रेडिकल स्कूल पढ़े थे, बिहेवियरल स्कूल पढ़े थे। तो कह रहे हैं वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न्ड। वो क्या कहता है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी मेनली किससे कंसर्न्ड है, तो जो वेलफेयर है बेसिकली वेलबींग ऑफ पीपल, यानी कि द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग। अभी हमने देखा था कि जो वेलफेयर है वो सोशल वेलबींग की बात करता है, यानी कि बेसिक नेसेसिटी में हमने देखा हेल्थ, स्कूल, एजुकेशन, उसकी बात करता है। और दूसरा जो रेडिकल था वो जो बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी, इसकी बात तो रेडिकल करता है। एथेंसिटी, रेस, रिलीजियन जो है इसकी बातें कौन करता है, जो हमारा बिहेवियरल है। तो ये आपको याद रखना, तीनों स्कूल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि आउट ऑफ विच चॉइस इज नॉट अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का कौन सा ही पार्ट नहीं है, जिसमें जो आंसर है वो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ये जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का अप्रोच नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेम द ट्राई इक्विलिब्रियम फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ट्राई इक्विलिब्रियम नाम से समझना कि 3 चीजों की बात हो रही है, तो बायोटिक, अबायोटिक, कल्चरल फैक्टर, ये तीनों चीजें क्या है उसको ह्यूमन ज्योग्राफी को फैक्टर्स है। नेक्स्ट कह रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म हम क्या था, मैंने बताया ना दोनों का जो बीच का रास्ता था, जब एक हमने पढ़ा था जब नेचर इंसान पे हैवी था उसको तो नेचुरलिज्म ऑफ ह्यूमन कहा गया, फिर इंसान नेचर पे हावी हुआ उसको ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कहा गया। इन दोनों के बीच के जो सिस्टम था उसको न्यू डिटर्मिनिज्म कहा गया। तो उसको किसने मतलब डिस्कवर किया था, तो इसका आंसर है ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। ये जो टेलर है इनके द्वारा ये बीच का रास्ता लाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, इसमें से कौन सा जो सोर्स है वो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है, तो सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून, ये जो है उसका इंफॉर्मेशन नहीं बताता है। कह रहा है हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर किसको कहा गया है, आप कोई आंसर दे सकता है कमेंट करके हाँ या ना। तो इसमें कहा गया कार्ल रिटर को, यानी कि यहाँ पे जो बी रिटर है इनका फुल नाम है कार्ल रिटर। तो इसका आंसर बी। चलिए नेक्स्ट हमारा 11th की ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअली चेंजेबल रिलेशनशिप ऑफ एक्टिव ह्यूमन एंड अनस्टेबल अर्थ। हु गिव द डेफिनेशन, ये भी अभी हमने देखा था कि ये जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो एलन सी सैंपल के द्वारा डेफिनेशन दिया गया। मैंने अभी बताया था जो डिफाइन है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। एंथियोग्राफी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी जो है रेडजेल के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि हु गिव द कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दी गया है, तो ये जो आंसर है विडाल डे ला ब्लाश, ये जो है उसके द्वारा, एक सेकेंड पॉसिबिलिज्म ऊपर है, सॉरी, कह रहा है हु गिव द कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म जो है वो क्या है फ्रेंच स्कॉलर पॉल, ये जो है 13 का जो आंसर है वो डी है। फ्रेंच। नेक्स्ट है कि हु गिव द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, पहले आपको पता नहीं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है क्या, अभी हमने देखा था मध्यम भाग न्यू डिटर्मिनिज्म, इसी का दूसरा नाम क्या था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म अभी हमने पढ़ा था किसने दिया था, 14th का आंसर क्या होगा ए, टेलर के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, उसने इसको मध्यम या बीच का रास्ता भी कहा था। ध्यान रखना है कि इसमें 2 नाम मैंने बताए थे, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म, दोनों का मतलब एक ही है। मैंने अलग अलग नाम करके इसलिए दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, उन्हें लगता है कि बिल्कुल ही कंसेप्ट ही बदल गया, कंसेप्ट नहीं बदला सिर्फ नाम बदला है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड द एनवायरमेंट। कह रहा है विच आर द मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसमें हमने कितनी बार ये चीज बताई कि अभी आपने चैप्टर देखा होगा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर है इंसान और एनवायरमेंट को इंटरेक्ट होने के लिए, इसका आंसर 15 का सी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के हेल्प से इंसान ने बहुत कुछ डेवलप किया, सीखा। कह रहा है विच अप्रोच वो सपोर्टेड बाय द विडाल डे ला ब्लाश, इसने कौन से अप्रोच को सपोर्ट किया है, तो 16 का आंसर हो गया पॉसिबिलिज्म, जो सेकंड था जिसमें ह्यूमन जो था वो ज्यादा डोमिनेंस था उसी को पॉसिबिलिज्म कहा गया, तो उसको किसने सपोर्ट किया। कह रहे विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड द मदर डिसिप्लिन, तो किस सब्जेक्ट को मदर डिसिप्लिन, तो चैप्टर 1 से स्टार्ट हुआ है
ज्योग्राफी को ही बेसिकली मदर ऑफ डिसिप्लिन कहा गया है। नेक्स्ट है कि विच कंसेप्ट हेल्प द डिस्कवर फायर। ये भी हमने अभी अपने देखा था कि जैसे जैसे इंसान ने टेक्नोलॉजी डेवलप की, नॉलेज हुआ नेचर का, तो उसने बहुत सारी चीजों को डेवलप किया। तो इसमें से कौन सा कंसेप्ट है जो कि फायर को डिस्कवर करने में हेल्प किया? क्या ग्रेविटी के कारण, फ्रिक्शन के कारण, डीएनए के कारण या डायनेमिक्स के कारण? तो इसका आंसर है फ्रिक्शन। तो इसमें देखो 2-3 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है क्यों समझाने के लिए कि इसमें और हो सकता है आपसे डीएनए के बारे में पूछे कि भैया कि कौन से कंसेप्ट जो बीमारियों को खत्म करने में हेल्प किया, तो डीएनए। किसके थ्रू फास्टेस्ट प्लेन बना पाए, तो उसका आंसर देना है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल थे जिसके थोड़ा बताया गया किस तरह से मानव ने नेचर को बेहतर तरीके से समझ के बहुत सारे नए इन्वेंशंस किए, तो वो भी आपको पढ़ना है। तो देखा आपको स्कूल्स पे क्वेश्चन देखे अपने, जो 3 आपने कंसेप्ट पढ़े, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म और नेचुरलाइजेशन ऑफ, तो ये देखो इनके ऊपर क्वेश्चन आए। बिहेवियरल जो स्कूल्स पर है आपने उसके ऊपर क्वेश्चन आए, जो ज्योग्राफी के डेफिनेशन है उनके ऊपर क्वेश्चन आए। तो सारे जो भी अभी हमने पढ़ा है उन्हीं पे मैं क्वेश्चंस बना के दे रही हूँ, ताकि आपको पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाए कि किस पे बेस्ड और कैसे कैसे एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी की। इसमें ज्योग्राफी, तो इसका जो आंसर, जब मैंने फर्स्ट लाइन का नोट्स दे रखा है फटाफट देखिए, उसमें मैंने इंटीग्रेटिव भी लिख रखा है, प्रैक्टिकल भी लिख रखा है, इंपेरिकल भी लिखा है। उसमें क्या चीज नहीं है कैरेक्टर, आइडियलिस्टिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ज्योग्राफी का बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है मेन फीचर ऑफ अर्ली कॉलोनियल पीरियड। अभी फिर आपने पीरियड देखे, अर्ली देखा, लेटर कॉलोनियल पीरियड देखा, 90 से 30 के बीच में देखा, 70-50 देखा, ये सारे आपने टाइम पीरियड देखे। तो कह रहा है कि मेन फीचर क्या, अर्ली कॉलोनियल पीरियड का, द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज, आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ अर्ली रीजन। यूनिकनेस तो भैया आपने बाद में देखा था। फेज ऑफ क्वांटिटिव रेवोल्यूशन, ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल थ्योरी। तो इसका आंसर है जो अर्ली कॉलोनियल पीरियड का मेन फीचर क्या है, डिस्कवरी एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज, जहाँ पे वो न्यू एरियाज को डिस्कवर करते थे। मैंने बताया था जिसमें कि बहुत सारे लोग दूसरे देश में ट्रेड करने के लिए जाते थे, वहां से अपॉर्चुनिटीज ढूंढते थे, एरिया को एक्सप्लोर करते थे। तो अर्ली जो कॉलोनियल पीरियड है बेसिकली वो इससे रिलेटेड है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी। ये इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ज्योग्राफी को डिस्क्राइब नहीं करता है? तो इसका जो आंसर है 21 का कि एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, ये तो सबसे पहले ही बताया गया है। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन ह्यूमन एनवायरमेंट, ये बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट ऑफ ड्यूअलिज्म, ये भी आपके फर्स्ट पेज पे बता रखा है। तो जो डी है इसका आंसर कि नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कारण जो ज्योग्राफी का क्या अपना कोई रिलेवेंस रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट 22 बता रखा है कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल थाउट इन ह्यूमन ज्योग्राफी वॉज मेनली कंसर्न विथ। यहाँ पे देखो वेलफेयर स्कूल बता रखा है, तो वो क्या बताता, अभी मैंने बताया था डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग की बात ये करता है वेलफेयर स्कूल ऑफ, जिसमें आपने देखा बेसिक नेसेसिटी में उसके आते थे स्कूल, एजुकेशन, तो ये सारी चीजें। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ द सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी का कौन सा सब फील्ड नहीं है? अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, एनसीईआरटी बुक खोलो, देखो इसमें से कौन सी चीजें नहीं है सोशल ज्योग्राफी के अंदर। मेडिकल ज्योग्राफी था, हिस्टोरिकल बिल्कुल था, कल्चरल उसके अंदर था, क्या नहीं था? मिलिट्री ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में जो है वो मिलिट्री ज्योग्राफी नहीं था, क्योंकि ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है। तो ये जब आप 1-2 बार उस चीज को पढ़ लोगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो जो जो मैंने अभी बताया उतना ही मेन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट कह रहा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वेलबींग स्कूल। यहाँ पे कह रहे हैं आपने डिफरेंट डिफरेंट स्कूल देखे थे, तो इसमें आपने एक स्कूल देखा था सोशल वेलबींग ऑफ स्कूल ऑफ थाउट इन ह्यूमन ज्योग्राफी इज नोन बाय व्हाट नेम। उसको किस नाम से जाना जाता है? इसमें सोशल वेलबींग की बात होती है। सोशल वेलबींग क्या मतलब, मैंने बताया जो बेसिक नेसेसिटीज की बात हो रही है, तो वो जो स्कूल है उस स्कूल को हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट के नाम से। जो रेडिकल है वो सोसाइटी की जो कॉजेज है, गरीबी के क्या कारण है, इनइक्वलिटी कारण है वो बताता है। बिहेवियरल जो है एथनिक, रेस, रिलीजन उसके बारे में बताता है। तो जो वेलफेयर स्कूल है वो सोशल वेलबींग के बारे में बात करता है। कह रहा है विच स्कूल ऑफ थॉट लेट एम्फेसिस सोशल कैटेगरीज बेस्ड एंथिसिटी, रेस एंड रिलीजियन। तो ये किसकी बात करता है? बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। ये जो तीनों मैंने आपको तभी अपने जो स्कूल देखे थे उसमें फटाफट से देख लेना, और आप आंसर भी उसके बहुत आराम से दे सकते हो। तो इसके साथ हमने 25 एमसीक्यू डिस्कस किए, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो पूरा चैप्टर है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको भी क्या करना है, पहले चैप्टर रीड करना है, फिर आप लोग नोट्स हेल्प के लिए ले सकते हो, क्योंकि जो पूरा नोट्स है वो क्या इतने जो 4-5 पेजों का चैप्टर उससे मैंने 2 पेज का बना दिया है, ताकि वो मेन मेन चीजें हैं उसको समझ लो। जो एग्जाम्पल्स वगैरह वो मैंने काट दिए, जैसे आपके बुक में दे रखा है कि किस तरह से इंसान ने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, उसमें एग्जाम्पल दे रखा है
कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसने आर्टिफिशियली अपना एसी का रूम इतना ठंडा कर रखा है। बाहर कुछ भी हो रहा है तो इंसान ने टेक्नोलॉजी की मदद से एक आर्टिफिशियल जो अपने अंदर एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, ताकि जो एनवायरनमेंट है वो उसको किस तरह से उस पर नुकसान ना पहुंचा सके, उस पर हावी ना हो सके। तो ये सब चीज़ें जो एग्जाम्पल दे रखे वो चीज़ मैंने इस नोट्स में कवर नहीं कर रखा, वो आप जाके खुद भी एक बार रीड कर सकते हो। आपको बेसिकली समझाने के लिए बता रखा है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर का कंसेप्ट जो है अच्छे समझ में आ गया, एमसीक्यू समझ में आ गया होगा। आप लोग जरूर मुझे बताइएगा कि क्या हम डायरेक्ट एमसीक्यूज डालते रहे या पहले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यूज डालें। ये जो है आप लोग प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप लोग खुद से चैप्टर रीड कर लेंगे, आपको नोट्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एमसीक्यूज डालेंगे। लेकिन अगर बच्चे चाहते हैं कि पहले 15 मिनट में मैम चैप्टर को ब्रीफली समझा दीजिए और फिर एमसीक्यू लीजिए, तो इससे हमारी क्या वो रिवीजन भी हो जाएगी और साथ साथ हम लोग को जो एमसीक्यू समझने में आसानी हो जाएगी, हम खुद भी आंसर दे पाएंगे, एक बार चीजों को समझ लेंगे। तो आप लोग मुझे जैसे ही कमेंट करेंगे कि आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू चाहिए या सिर्फ आपको एमसीक्यू चाहिए, इस बात की जैसे आप मुझे कमेंट करेंगे उसके हिसाब से मैं फिर फटाफट सारे नोट्स बनाना स्टार्ट कर दूंगी। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।